नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 6 जैव प्रक्रम का अगला भाग यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो वहन जो है वो पौधों में और जंतुओं में किस तरीके से होता है। आइए पहले हम जानें कि पौधों में वहन यानी कि परिसंचरण किसके द्वारा होता है, इसके परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग क्या है। तो इसको जानने से पहले एक बार हम पौधे के चित्र को समझ लेते हैं। जो भाग पौधे का जमीन के अंदर रहता है वो जड़ तंत्र होता है और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम तना तंत्र बोलते हैं जी। अब ये जो जड़ वाला भाग होता है इसमें बहुत सारे रेशे निकले होते हैं, ज़मीन में फैले रहते हैं, क्योंकि हम पौधों को पानी हमेशा ज़मीन के अंदर देते हैं। तो ये जो जड़ों के रेशे होते हैं बिल्कुल बाल जैसे होते हैं, ये उसमें से जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। और ऊपर वाला ये जो भाग होता है इसमें ये तना है, ये इसकी टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, फूल फल वगैरह सारे होते हैं। ये आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। बात आती है कि जो ये हरी पत्तियां होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनाती हैं वो कैसे पूरे पौधे में पहुंचता है। दूसरी बात, जो जड़ों से खनिज लवण और जल का अवशोषण होता है वो पूरे पौधों में कैसे पहुंचता है। तो बच्चों इसके लिए पौधे में दो मुख्य उत्तक काम करते हैं। एक होता है जाइलम उत्तक और दूसरा होता है फ्लोएम उत्तक। तो आइए अब हम जानें कि ये इन उत्तकों के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो जाइलम के मुख्य घटक होते हैं बच्चों जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम रेशे और जाइलम पेरेन्काइम। इन चारों घटकों से मिलकर बनता है जाइलम उत्तक। और दूसरा होता है ये जाइलम उत्तक क्या काम करता है, अब इसका कार्य देख लेते हैं। जड़ों के रेशों ने जो जल और खनिज लवण का अवशोषण किया है वो ये जाइलम उत्तक जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, क्योंकि आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की जरूरत होती है, तो यहाँ तक पहुँचाने का काम कर दिया। अब ये जो इसका वितरण है वो एक ही दिशा में होता है, हमेशा जमीन से पत्तियों तक जाने का काम होता है। अब ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पे कोई पंप तो है नहीं, फिर कौन सा बल कार्य करता है। एक तो ये कि बेटा जो पानी के अणु होते हैं वो आपस में आकर्षण बल से बंधे होते हैं। तो जैसे ही पानी जो है वो ओस्मोसिस प्रक्रिया से जमीन से इसमें जाएगा जड़ में, तो वो एक दूसरे को बांधते चले जाते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, आप ये करके देख सकते हैं। आपने एक गिलास में पानी लिया और उसमें अपनी हंकी का एक कॉर्नर, अपनी रुमाल का एक किनारा उसमें आप डुबो दीजिए। थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि पूरी जो रुमाल है वो गीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक पानी का कण ऊपर चढ़ता है वो दूसरे को भी बुला लेता है, ठीक है, ऐसे चला जाता है। दूसरी बात, जो पानी ये जो आपकी मैंने जाइलम के पार्ट हिस्से बताए हैं, घटक बताए हैं, ये नली की तरह होते हैं। तो जब नली में कोई द्रव्य ऊपर चढ़ता है तो वहाँ पे सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है, सतही तनाव की वजह से बढ़ती है। तीसरी बात, जो ये जल गया इस पत्ती में आया तो जो ज़्यादा मात्रा में अगर जल पहुँच गया है तो पत्ती के ऊपर जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिनको हम बोलते हैं, वो अधिक जल को वाष्पीकरण से बाहर निकाल देती हैं। बेटा उसको बोलते हैं जल का वाष्पीकरण। तो जब किसी जगह से अगर कोई चीज़ खाली हो जाती है, जगह खाली हो गई तो नीचे वाला जल ऊपर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एक सक्शन पुल, जिसको हम कहते हैं, खिंचाव का काम होता है। तो ये 2-3 बल मिलकर जल को जमीन से पौधे तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं फ्लोएम उत्तक की। फ्लोएम उत्तक भी खुद 4 घटकों से मिलकर बना होता है, चालनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम रेशे और फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम जैसा कि इसका नाम है फूड, तो ये किसका वहन करेगा? फूड का। फूड कहाँ बना था? पत्ती के अंदर। तो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उसको जाइलम उत्तक लेता है और अपने इन घटकों की सहायता से वह पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है। यहाँ पत्ती ने बनाया, मान लो यहाँ पे कोई फ्लावर निकल आया है तो ऊपर की तरफ भी गया और नीचे जड़ को भी दे के आ रहा है। तो यानी फ्लोएम के अंदर जो भोज्य पदार्थों का वहन होता है वो दोनों दिशाओं में होता है, नीचे की तरफ भी होता है और ऊपर की तरफ भी होता है। मेरे ख्याल से आपको पौधों के अंदर
या पौधों का जो परिसंचरण तंत्र है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र की। प्यारे बच्चों, आइए मैं अब आपको बताऊंगी मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो तंत्र कब बनता है? जब बहुत सारे अंग मिलकर किसी एक स्पेसिफिक काम को करते हैं। तो मानव परिसंचरण तंत्र के जो मुख्य घटक हैं वो 3 होते हैं बेटे, तरल पदार्थ, रुधिर वाहिकाएं और हृदय। इसमें तरल पदार्थ में 2 तरल पदार्थ हमारे परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग होते हैं, रुधिर और लसिका। लसिका जो है वो रुधिर से ही निकला हुआ छना हुआ भाग होता है। तो पहले हम रुधिर के बारे में जान लेते हैं। ये एक संयोजित उत्तक होता है जिसके बारे में आप 9वीं क्लास में आप कर चुके हैं। और इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा इस रुधिर का रक्त का 55% भाग बनाता है, जबकि रुधिर कोशिकाएं 45% भाग बनाती हैं। और खुद जो प्लाज्मा है इसमें 92% जल होता है और 8% में प्रोटीन है और श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और साथ में इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है। तो जो रुधिर कोशिकाएं 45% भाग जो बना रही हैं ये खुद 3 तरीके की होती हैं। ये भी आप 9th में कर चुके हैं। लाल रुधिर कणिकाएं यानी RBC, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में कर चुके हैं। एक बार हम इनका काम भी थोड़ा देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजनित एंड ऑक्सीजन रहित ब्लड का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? ये जो पैथोजेंस यानी जो विषाणु, जो हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उनको के साथ फाइट करके, उनके साथ लड़ाई करके उनको मार देती हैं। प्लेटलेट्स, अब चूँकि ये जो द्रव्य हैं ये नलियों में बहते हैं, तो नलियों में कहीं टूट फूट हो जाए, कहीं कट लग जाए, वहाँ पे प्लेटलेट्स उनके साथ सीमेंटिंग का काम कर देती हैं। रुधिर का थक्का जमा के उन नलियों में से रुधिर के रिसाव को रोक देती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इसका समझ में आ गया होगा, रुधिर कोशिकाओं का कार्य भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो रुधिर बहता है वो 3 तरीके की नलियों में से होकर बहता है। ये होती हैं बच्चों रुधिर वाहिकाएं। पहली होती है धमनी, दूसरी सीरा और तीसरी केशिकाएं। धमनी वो रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजनित रुधिर बहता है पूरे शरीर के अंदर। सिर्फ फुफ्फुस धमनी ऐसी हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन रहित रुधिर का परिवहन होता है। ये याद रखना है आपने। पूरे शरीर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो किस में से होके बहता है? धमनियों में से। सिर्फ और सिर्फ हृदय से निकलने वाली फुफ्फुस तक जाने वाली धमनी, जिसको कि हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। ये याद रखना है। सीरा पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन रहित रुधिर का परिवहन करती है। सिर्फ और सिर्फ फुफ्फुस से हृदय में जो आ रही है सीरा, उसका नाम होता है फुफ्फुस सीरा, उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। इतना याद रखना है। और तीसरी जो है केशिकाएं, ये इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, यानी इन केशिकाओं में दोनों ही तरीके का रुधिर बहता है। आइए मैं बताती हूँ आपको कि जो ये केशिकाएं हैं इनमें दोनों तरीके का रुधिर कैसे बहता है। मान लीजिए आपके यकृत में जो धमनी है, यकृत धमनी है, वो ऑक्सीजन रहित रुधिर लेके जा रही है। मैं यकृत का मैंने डायग्राम बना दिया है, चित्र बनाया है। और यहाँ जो आ रही है उस कैसे वो आएगी? ये आपकी कौन सी है? यकृत धमनी। रुधिर कौन सा है? धमनी। रुधिर कौन सा है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर। और जैसे ये यकृत में आएगी ये छोटी छोटी धमनिकाओं में बट जाती है। ठीक है बच्चों? अब ये धमनिकाएं आगे फिर विखंडित हो जाती हैं पतली पतली नलियों में। इनको हम बोलते हैं केशिकाएं। इनको क्या बोलेंगे? केशिकाएं। और ये केशिकाएं फिर आपस में संगठित होकर बनाती हैं सिराएं। इन केशिकाओं में यहाँ रुधिर कौन सा है? ऑक्सीजन युक्त। और फिर जब ये आपस में मिल जाएंगी तो क्या बनाएंगी? सिराएं। और जहाँ ये इन दोनों का मतलब
ये जो केशिकाएं हैं, केशिकाओं में जैसे ही ऑक्सीजन युक्त रुधिर पहुंचता है, इस यकृत के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी वो इसमें आ जाएगी और ऑक्सीजन इधर चली जाएगी। अब इस रुधिर के अंदर कौन बढ़ गया है, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इस रुधिर के अंदर आएगा और ये केशिकाएं आपस में जुड़कर बना लेती हैं सिराएं, और ये सिराएं फिर मिलकर एक सिरा बनाएंगी जिसको हम क्या बोलेंगे, यकृत सिरा। क्या बोलेंगे, यकृत सिरा। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए नाम लिया है। तो ऑक्सीजन वाला था, अब यहाँ यकृत सिरा में, और इन सिराओं में रुधिर कौन सा आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर। तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी कि केशिकाओं में दोनों ही तरीके का रुधिर होता है। ये वो पतली नलिकाएं होती हैं जहाँ से ऑक्सीजन उस अंग विशेष को दे दी जाती है, और वहाँ पे जो केशिकीय श्वसन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी उसको ले लिया जाता है। और ये काम जो है बच्चों, कोशिकीय श्वसन का कार्य हमारे शरीर के हर अंग की हर सेल में होता है। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो चलिए, अब रुधिर वाहिकाओं का भी काम क्लियर हो गया, याद हो गई आपकी धमनी, शिरा और केशिकाएं। अब हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र के असली पंप की, और वो कौन है बच्चों, हमारा हृदय। तो जब भी हम किसी आंतरिक अंग की बात करते हैं तो हमें इसकी ना 4 चीजें बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। एक तो उसकी स्थिति, भाई वो कहाँ पे होता है, शरीर के किस हिस्से में है। दूसरी, उसकी शेप और साइज कैसी होती है, उसका आकार विकार कैसा होता है। तीसरी, उसकी संरचना कैसी है। और चौथा होता है बच्चों, वो कार्य क्या करता है। हमारे शरीर की जो ये वाली हड्डियां होती हैं, रिब केज जिसको हम बोलते हैं बच्चों, इस रिब केज में, और ये सामने इसको बोलते हैं छाती की हड्डी, इसके हल्का सा, इस जगह के हल्का सा बाईं साइड, ये थोड़ी सी झुकी हुई अवस्था में हमारा हृदय दोनों फेफड़ों के बीच में विद्यमान होता है। तो स्थान इसका समझ आ गया होगा आपको, कहाँ पे है, हमारे इस छाती वाले पिंजरे में, इस कंकाल तंत्र के पिंजरे में छाती की हड्डी के थोड़ा सा बाईं तरफ झुकी हुई अवस्था में, तिरछी अवस्था में विद्यमान होता है। ये इसका स्थान है। आकार जितने आपकी फिस्ट की साइज है, ये दिख रही है आपको, यस, जितनी आपके मुट्ठी का साइज होता है उतना ही अपने हृदय का साइज होता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि मुट्ठी ऊपर से चौड़ी है और नीचे से सकड़ी है, तो ये उल्टे त्रिभुज की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा इसका आकार होता है। अब हम जानेंगे इसकी संरचना कैसी है। तो बाहर से देखने पे तो हमारा हृदय यही है कि इसके चैम्बर वगैरह हमें क्लियर नहीं दिखाई देते, ये ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकड़ा दिखाई देता है। अब इस हृदय की हम ऊर्ध्वाधर काटेंगे इस संरचना को समझने के लिए। तो जब हम हृदय की ऊर्ध्वाधर काटते हैं तो भीतर से ये कैसे दिखाई देता है, आइए मैं चित्र की सहायता से इसकी संरचना आपको समझा रही हूं, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। यस, ये ऊपर से मोटा होता है और नीचे से पतला होता है, ठीक है। ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आलिंद। वहां जाने से अभी मैं इनके नेम नहीं बता रही आपको, पहले आप इस चित्र को समझो। हमारा जो हृदय है वो 2 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, ऊपर वाला चौड़ा भाग और नीचे वाला सकड़ा भाग। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं बच्चों आलिंद और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीले। और ये जो हमारा हृदय है ये दोहरी परत का बना होता है, ये देखिए, ठीक है। और जो ये नीले है इसकी जो दीवार होती है वो थोड़ी मोटी होती है, खासकर बाएं नीले की दीवार काफी मोटी होती है। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया। अब जो ऊपर और नीचे वाले भाग हैं ये एक खड़ी पट्टी से, ये इस पट्ट से बटे होते हैं, और साथ में ये यहां से भी इनमें आपस में जुड़े होते हैं। इसमें 3 पट होते हैं बच्चों, और दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी ऊपर से नीचे जाने का रास्ता। और इसमें भी ऊपर से नीचे जाने का रास्ता है, उसको आप ऐसे दिखा सकते हो। इसमें ये 2 ही पट होते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड पट। अब आपने क्या देखा कि हमारे हृदय में कुल 4 कोष्ठ बन गए हैं, यानी 4 चेंबर बन गए हैं। आलिंद आलिंद। अब ये कौन सा है? जब हम कोई भी एनाटॉमी करते हैं, आंतरिक संरचना करते हैं जीव विज्ञान के अंदर, तो हमेशा उसकी तरफ जिधर आपका चित्र बना होता है उधर अपने आप को रख के देखना। तो ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया? दायां। तो ये क्या हो गया बच्चों? हमारा दायां आलिंद, दायां आलिंद। ठीक है, मुख्य भागों को देख लो, ये बायां हो जाएगा, मैं अभी लेबलिंग कर दूंगी। ये कौन सा नीले हो जाएगा? दाईं तरफ है तो दायां है, और ये कौन सा हो गया? बायां नीले। ठीक, अब ये 4 चैम्बर बनने के बाद आप देखेंगे कि एक यहाँ पे होल बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, और एक यहाँ बना हुआ है। ये ऊपरी सिरा से रुधिर लेके आता है, उसकी खुलने का द्वार है, ये निचली सिरा से आता है, और ये हृदय की भित्ति से ही रुधिर लेके आती है। ऐसे ही इसमें बाएं आलिंद में 4 द्वार होते हैं, जिसमें 2 फुफ्फुस सिरा बाएं फेफड़े से रुधिर लेके आती हैं और 2 फुफ्फुस सिरा दाएं फेफड़े से रुधिर लेके आती हैं। तो ये है इसकी मोटी मोटी संरचना। एक और चीज यहाँ पे एक गांठ सी होती है जिसको हम बोलते हैं एसे नोड। तो मैं अभी ये मेरे ख्याल में आकृति आपको समझ आ गई होगी, आगे का बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसके को नामांकित कर देती हूँ। हाँ जी बेटे, तो हमारा हृदय का जो आवरण है वो दोहरी झिल्ली का बना होता है बेटे, और इसका नाम होता है कार्डियक झिल्ली। भीतरी, बाहरी और भीतरी झिल्ली के बीच में एक द्रव्य भरा रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियक द्रव। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। कोष्ठक के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। अब जो आपका दायां नीले है, इसमें से एक रुधिर वाहिका, ये देखो, ये एक रुधिर वाहिका निकल रही है, और मैंने इसका रंग जो है वो ब्लू दिखाने की कोशिश की है ताकि आप इसको समझ सको। और ये कौन सी धमनी है? फुफ्फुस धमनी। जैसे ही ये हृदय से बाहर निकलती है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ये बाएं फेफड़े को रुधिर लेके जाएगी, ये दाएं को लेके जाएगी। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? फुफ्फुस धमनी। धमनी। ठीक, और जो ये इधर मैंने बाएं नीले से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा लाल रंग की बनाने की कोशिश की है। देखो, लाल रंग की बनाई है ना ये। तो ये रुधिर को बाएं नीले से शरीर के हर अंग को पहुंचाएगी, और इसको बोलते हैं बच्चों महाधमनी। इसका नाम क्या होएगा? महाधमनी। अब जो ये भी हृदय से बाहर निकलते ही 2 भागों में बढ़ जाती है। एक ऊपरी अंग को, यानी हमारे मस्तिष्क को, खोपड़ी वाले हिस्से को ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पहुंचाती है, और दूसरा भाग ये हृदय के पीछे से निकल के इधर नीचे वाले अंगों को रुधिर पहुंचाती है। देखिए, तो ये निचली धमनी हो गई। अब जरा इनको और देख ले। ये ऊपरी महाशिरा है जो कि ऑक्सीजन रहित रुधिर को लेके आती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रुधिर को लेके आती है। और ये निचली महाशिरा है जो नीचे के अंगों से ये है। कोई भी गोल चीज होती है बेटा, जब हम उसको काट देते हैं ना तो फिर वो गोला सा दिखाई देता है, इसीलिए गोला बनाया है। और एक गोला ये बनाया हुआ है, ये रुधिर की इस झिल्ली में से भी कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स रुधिर को लेके आती है, वो मिले हुए रुधिर को लेके आती है। तो इसको हम बोलते हैं कोरोनरी ओपनिंग। कोरोनरी द्वार। ठीक है, तो ये रुधिर अपने हृदय की जो झिल्लियां होती हैं उसी में से, हृदय की मांसपेशियों से ही ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को लेके आती है। अब मेरे ख्याल में ये जो द्वार हैं ये समझ में आ गए होंगे। दाएं आलिंद के अंदर 3 द्वार होते हैं, ऊपरी महाशिरा के खुलने का द्वार, निचली महाशिरा के खुलने का द्वार, और ये होता है आपकी कोरोनरी
शिराओं के खुलने का द्वार। ठीक ऐसे ही बाएं आलिंद में 4 द्वार होते हैं, जिसमें 2 फुफ्फुस शिरा के जो दाएं फेफड़े से रुधिर लेके आते हैं और 2 बाएं फेफड़े से लेके आने वाली फुफ्फुस शिरा। इसको नाम क्या होएगा बच्चों? फुफ्फुस शिरा। तो यानी कि जो फुफ्फुस शिरा है उसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रुधिर, इस बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रुधिर आया और इस दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आ गया। अब ये जब भर रहे होते हैं, आता कब है वो अभी मैं बताऊंगी। भर रहा होता है तो ये बिल्कुल आराम की अवस्था में होती है, यानी शिथिल अवस्था में होती है। और जैसे ही ये पूरे दोनों कोष्ठक पूरे भर जाते हैं, दायां भाग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से और बायां भाग ऑक्सीजन युक्त रुधिर से, तो जो ये मैंने ऐसे नोड यहाँ बनाया है, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। उससे इस आलिंद में संकुचन होता है और जैसे ही इसमें संकुचन होएगा तो दाएं और बाएं आलिंद और नीले को जोड़ने वाला जो पट है, ट्राइकस्पिड पोर्ट या त्रिकस्पिड वॉल्व भी इसको बोलते हैं, ये एकदम से फटाक से खुल जाएगा। यानी पीछे से प्रेशर लगा तो ये खुल गया और खुलते ही सारा रुधिर किस में आ जाएगा? दाएं नीले में। दाएं नीले में रुधिर जैसे ही पहुंच गया है, ये पट बंद हो जाएगा और इधर ब्लड को जाने से रोक देगा। मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही दिशा में जाता है। और जब इधर रुधिर आ रहा है, सेम उसी टाइम पे जो इस बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच का द्वार यानी बाइकस्पिड वॉल्व है, ये भी ओपन हो जाता है और रुधिर यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है। और जब ये दोनों आपके दायां नीले और बायां नीले भर रहे होते हैं रुधिर से, तो उस टाइम ये शिथिल अवस्था में होते हैं, यानी आराम की अवस्था में। और जैसे ही इधर से रुधिर यहाँ आ गया है, ये पूरे फिल हो गए हैं, अब वही संकुचन इनमें होगा। चूंकि ये वॉल्व तो बंद हो चुके हैं, तो जो दाएं नीले का रुधिर है वो इस वाहिका में जाएगा। ये कौन सी वाहिका बच्चों? फुफ्फुस धमनी। और ये फुफ्फुस धमनी इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को फेफड़े में लेके जाएगी। एक दाएं फेफड़े में लेके जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है। अब वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ आ रहा है? आपके बाएं आलिंद में। किसके द्वारा? फुफ्फुस शिराओं के द्वारा। यहाँ से बाएं नीले से जो रुधिर है, ये मोटी आपको रुधिर वाहिका दिखाई दे रही है, जिसमें पूरा ऑक्सीजन युक्त रुधिर है। और ये इसका नाम होता है महाधमनी। और ये महाधमनी जैसे ही हृदय से बाहर निकलती है, खुद भी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा ऊपरी अंगों को रुधिर देगा, दूसरा हिस्सा नीचे वाले अंगों को देता है। ठीक है। और यहाँ पे भी वॉल्व लगा होता है। जैसे ही ब्लड ऊपर जा रहा होता है ना, ये वापस इसको पीछे की विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता, उसको रोक देता है। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का जो वहन है वो हृदय के अंदर होता है। यहाँ तक बात एक समझ में आ गई। अब जो इसमें देखने वाली बात है कि जो आवाज़ है हमारे हृदय की, लंब डंब की आवाज़ कैसे आती है। तो एक तो जब ये पट खोल रहे होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड पट खुलते हैं, तो बच्चों आती है लंब की आवाज़। क्या आएगी? लंब। जब ये खुलेगा ना तो लंब। और जब ये रुधिर इसमें महाधमनी में या फुफ्फुस शिरा धमनी में जाता है तो डब की आवाज़ आती है, डब। तो जो डॉक्टर इस हमारे हृदय के ऊपर एक ये उपकरण लगा के हमारे हृदय की धड़कन को जांचते हैं, उसमें उसका नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप। और उसकी सहायता से ये लब डब की आवाज़ को सुनते हैं। दूसरा, इसके साथ ही आपने नाम जाना है कि रुधिर दाब क्या होता है। तो जो रुधिर इन धमनियों में बह रहा है, धमनी या शिराओं में बह रहा है, ये इनकी दीवारों के ऊपर एक दाब डालते हैं। ठीक है। उस दाब को बोलते हैं हम रुधिर दाब। रुधिर दाब को किससे नापा जाता है बच्चों? ये होता है स्फिग्नोमैनोमीटर उपकरण की सहायता से इसको मापा जाता है। जब आप ब्लड प्रेशर मेजर कराने जाते हो तो इतनी सी आपके हाथ में पट्टा लगा के और वो मरकरी पारे से टन टन की आवाज़ को सुनते हैं, वो आपने देखा होगा। उसका नाम क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर।
मैनोमीटर, ठीक है, उस यंत्र को। एक जो ऐसे नोड जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सन क्रिएट करता है, पैदा करता है, उसको हम किससे जानते हैं? ईसीजी आपने बहुत सुना होगा, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, उसकी हेल्प से हम हृदय के अंदर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, जब ये ईसीजी की जाती है तो पूरे शरीर पे जगह जगह पे 12 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगा दी जाती हैं और उससे ईसीजी की जाती है कि भाई ये कंट्रैक्शन और जो संकुचन और अनुशिथिलन का काम है वो किस गति से हो रहा है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी के साथ एक चीज़ और आती है कि दोहरा संचरण क्या होता है, दोहरा वहन क्या होता है। तो बेटा पहले आप इसको समझ लीजिए तरीका। दोनों सिराएं रुधिर को लेके आई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रुधिर, वो आया दाएं आलिंद में, वहाँ से गया दाएं नीले में, फुफ्फुस धमनी से गया फेफड़ों में, फेफड़ों में उसकी कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो गया, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली, ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहाँ आया है? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से आया बाएं नीले में, ठीक है, और बाएं नीले से फिर कहाँ जा रहा है? महाधमनी में। रुधिर एक ही था, मान लीजिए पहली यूनिटी थी, ये पहले आया, किसके साथ आया था? CO2 के साथ, फिर फेफड़ों में चला गया, फेफड़ों में वापस किसके साथ आया है? ऑक्सीजन के साथ। तो इसको बोलते हैं दोहरा वहन या डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया? डबल सर्कुलेशन कि एक टाइप का रुधिर या एक यूनिट रुधिर मान के चलो आप, कंटिन्यूटी रहती है इसकी, रुकता नहीं है। तो एक रुधिर को या एक यूनिट रुधिर को या थोड़ी सी अमाउंट रुधिर को हृदय में से 2 बार होके गुजरना पड़ता है। इस परिवहन को बोलते हैं दोहरा वहन। ठीक है, ये बात भी आपको समझ आ गई। अब जो मैंने एक ब्लड प्रेशर के साथ आपको डिवाइस तो बता दी थी, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, साथ में ये भी बताया था कि जो हमारा जो इसकी रेंज होती है वो कितनी होती है ब्लड प्रेशर की। तो जनरली आप देखते हो कि ब्लड प्रेशर की रेंज बच्चों 120 ऊपरी होती है और निचली होती है 80 mm, पारे पे इसको मापा जाता है। ठीक है, तो 20 तक कब पहुंचती है? जब नीले में संकुचन होता है। नीले में संकुचन होता है तो जो आप इसके ऊपर इनकी दीवारों पे जो दाब पड़ेगा वो ज़्यादा, अधिकतर कितना पहुंच सकता है? 120 mm तक। अब जैसे ही नीले में शिथिलन हुई, ये आराम की अवस्था में आया, तो जो अब ब्लड इसमें जाएगा वो कम प्रेशर डालता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको सिस्टोल बोलते हैं, इसको डायस्टोल बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? संकुचन दाब और अनुशिथिलन दाब। तो मेरे ख्याल में ये दाब का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये रेंज 120 से ऊपर चली गई, नीचे वाली यानी जो अनुशिथिलन का स्तर है वो 80 से ऊपर चला गया, और जो संकुचन का जो स्तर है वो 120 से ऊपर चला गया, तो इसको हम बोलते हैं मतलब हाइपरटेंशन इसको कहा जाता है, उच्च रक्तदाब। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा हमारे हृदय की संरचना और किस तरीके से इसमें रुधिर बहता है। अब बात आती है इसका फंक्शन की। तो ये एक पंप है बच्चों, पूरी बॉडी में हर सेल तक ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पहुंचाने का काम करता है, और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को ग्रहण करके उसको कहाँ भेजता है? फेफड़ों को, क्योंकि फेफड़े वो मशीन है जहाँ पे हमारे रुधिर का शुद्धिकरण होता है। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।